तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन के बारे में। देखिए यूरोप कंपनियां खास करके हम ब्रिटिश को नहीं कह सकते हैं, इससे पहले पुर्तगाली आए और इसके बाद यानी ब्रिटिश के बाद डच आए, फ्रांस आए। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ और वीडियोज़ के द्वारा यह जानेंगे कि किस तरह से यूरोप कंपनियाँ जो थी 15वीं शताब्दी में भारत आती हैं, यहाँ व्यापार करती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो बहुत भारी मात्रा में बदलाव करती है आधुनिक भारत के लिए। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूरोप कंपनियाँ भारत में कैसे आती हैं। जब भारत मध्यकाल में बोल सकते हैं कि अपनी प्रक्रियाओं को या बोल सकते हैं अपने शासन को बढ़ा रहा था, उसी समय यूरोप के देश जितने भी थे सब 15वीं शताब्दी में, या आप इसे बोल सकते हैं कि मध्यकाल समय में, जब भारत का मध्यकाल चल रहा था और उस समय यूरोपीय कंपनियां जो थी या यूरोप के जो देश थे वह पुनर्जागरण की प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ चुके थे। लगातार उनमें बदलाव हो रहा था और वे अन्य देशों के साथ संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वे अपने फैक्ट्रियों और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। और उसी के मद्देनज़र देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि यूरोप कंपनियां तब पुनः जागरण की प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ गई थी। क्योंकि जब पुनः जागरण हुआ अर्थात जब यूरोपीय कंपनियां बढ़ना शुरू की, फैलना शुरू की, तो वो लगातार नए नए देशों में अपनी फैक्ट्रियां खोल रहे थे और इन फैक्ट्रियों के केंद्र को कोठी कहा जाता था। तो पहले वो वहाँ जाते थे और वहाँ पर अन्य देशों के राजाओं के साथ मिल करके एक कोठी का निर्माण करते थे, जिसे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि कस्टमर केयर ऑफिस। और वहाँ पर से वो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को स्थापित करते थे और उन फैक्ट्रियों के साथ अपना बिजनेस जो था वो ग्रो करते थे। इसी तरह उन्होंने क्या किया कि लगभग 1453 में भारत के साथ संपर्क साधा, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ घटनाएं हुई। देखिए 1453 में ऐसा माना जाता है और इतिहासकार ये कहते हैं कि यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में एक तरह से अरबों का आक्रमण होता है, और जिस तरह से अरब का आक्रमण होता है तो भारत का एक बहुत बड़ा भाग, या बोल सकते हैं एक वह रास्ता जो भारत को यूरोप के साथ जोड़ता था, सड़क मार्ग वाला या बोल सकते हैं भूमिगत रास्ता जो भूमि से होकर के जाता था, वो बिल्कुल टूट जाता है और यह क्षेत्र जो था अब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। अरबों ने कस्तुनतुनिया नामक क्षेत्र पे, जो यूरोप का पूर्वी क्षेत्र में स्थापित है, वहाँ पर पहला आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद सड़क मार्ग या बोल सकते हैं कि ज़मीनी मार्ग से व्यापार संभव नहीं था, इसीलिए अब एक नए तरीके से, एक नए रूप से व्यापार करना जरूरी था। और यह नया क्षेत्र जो था वो समुद्री क्षेत्र था। इसी को देखते हुए समुद्री क्षेत्र को बहुत बहुमूल्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यातायात साधन के रूप में विकसित किया गया और इसी से एक नए व्यापार मार्ग की शुरुआत हुई। देखिए 1492 में पहली बार कोलंबस जो है वो भारत की यात्रा के लिए निकलता है, किंतु गलत दिशा निर्देश होने के कारण वो अमेरिका पहुंच जाता है और एक तरह से वो अमेरिका पे बोल सकते हैं कि अमेरिका की खोज करता है। किंतु उसके 6 साल बाद अर्थात 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज में निकलता है, जिसमें उसे सफलता हासिल होती है और इस सफलता के कारण वह पहला पुर्तगाल होता है जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। साथ ही साथ भारत पे कदम रखने वाला पहला पुर्तगाली यात्री होता है। यह एक ऐसा यात्रा था जिसमें उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना भारत की विधि व्यवस्थाओं के बारे में। इसका जो पूरा लेखा जोखा है उसकी किताब में मिलता है, जिसमें यह पता चलता है कि किस तरह से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और किन तरह से भारत की संस्कृति उसे बहुत भा गई। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत में उस समय मसालों, कपड़ों और कई तरह के बहुमूल्य संपदाओं का भंडार था। तो इन सभी चीज़ों से वास्को डी गामा बहुत प्रभावित हुआ। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो वास्को डी गामा के द्वारा ही खोजा गया है, क्योंकि भारत पहले से ही, देखिए भारत का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। तो भारत का जो एक तरह से अन्य देशों के साथ व्यापार जो था, चाहे यूरोप देशों जैसे रूस, फिर आप मिस्र ले सकते हैं, मेसोपोटामिया ले सकते हैं, तो इनसे जो व्यापार था ये बहुत पुराना था। लेकिन यह जो व्यापार हो रहा था ये पहले सड़क माध्यम से होता था या ज़मीन मार्ग से होता था, लेकिन ये जो नया तरीका का व्यापार था या जल के द्वारा या बोल सकते हैं समुद्री मार्ग का जो व्यापार था, ये पहली बार देखा गया था। इसीलिए इस व्यापार का महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का बोल सकते हैं कि अन्य देशों को
यहाँ व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इसी का फ़ायदा जो था वो पूरी तरह से यूरोपीय कंपनियाँ उठा रही थी। और इसी को देखते हुए वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत की ज़मीन पर अपना पैर रखा। उसके लिए बहुत भारी मात्रा में यहाँ के राजा ने वास्को डी गामा को बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं सम्मान किया और एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें उन्हें वेलकम किया गया यहाँ के क्षेत्रों में। देखिए 1498 में कालीकट में पहली बार वास्को डी गामा आता है और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, वो इनका पूरी तरह से बोल सकते हैं इस्तकबाल करता है, उनका वेलकम करता है। और यहाँ के राजा जिनका नाम जमूरियन था, वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार देते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वास्को डी गामा ने मसालों का, कपड़ों का व्यापार किया। देखिए मुख्य रूप से वास्को डी गामा ने मसालों का व्यापार किया था, क्योंकि भारत के साथ जिस प्रकार यहाँ पर मसाले मिलते थे, इन सभी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न था वास्को डी गामा। और जब वो अपने देश अर्थात 1499 में जब ये बिज़नेस वो करता है, यहाँ व्यापार करने के बाद, यहाँ सब वस्तुओं को लेने के बाद, कपड़े, दवाइयाँ, मसाले लेने के बाद जब अपने देश में बेचता है, तो उसका जो कुल मुनाफा था वो 60 गुना से भी अधिक था। इस तरह से अन्य जितने भी व्यापारी थे जो पुर्तगाल के थे, उनकी भी नज़र अब भारत की ओर हुई। और इसी तरह से कई सारे व्यापारी जो थे वो भारत की ओर आने के लिए चाहने लगे। और उनका जो बोल सकते हैं एक तरह से भारत का जो रवैया था या जो उनकी सोच थी व्यापार की, ये बहुत ज़्यादा विकसित हुई। देखिए वास्को डी गामा भारत जो है वो अफ्रीका के रास्ते से होकर आता है और ये एक समुद्री क्षेत्र था और इस मार्ग को कैप ऑफ गुड होप कहा गया। और इसी के तहत वास्को डी गामा उसी मार्ग से आता है। तो कभी भी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कैप ऑफ गुड होप क्या है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि यह वही मार्ग था जो अफ्रीका से होते हुए भारत के महाद्वीप को जोड़ा था वास्को डी गामा को। और पुर्तगाली के रूप में वो पहली बार भारत आए थे इसी रास्ते से। देखिए इसके बाद 1500 में जब वास्को डी गामा यहाँ से चले जाते हैं, तो उनके जो चौमुखी विकास था, जो व्यापार फला फूला और एक नई महाद्वीप की खोज उसने की, इसी को देखते हुए जो अन्य व्यापारी थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो चुके थे। और इसी को देखते हुए 1500 ईस्वी में एक और व्यापारी आता है जो भारत में अपना व्यापार करता है, जिसका नाम पेड्रो अल्वारेज था। इसने 1500 ईस्वी में आकर फिर से भारत में व्यापार किया और इसे भी व्यापार की पूरी छूट दे दी गई। जिसके बाद फिर से 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आते हैं और यहाँ पर से वो फिर व्यापार के लिए अपने आप को सुदृढ़ करते हैं, क्योंकि वो पहले यहाँ आ चुके थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार हो गया था और बहुत ज़्यादा समझ हो गया था कि कहाँ पर उन्हें किस प्रकार की चीज़ें कम मूल्य पे मिलेगी और किस तरह से वो उन चीज़ों को अपने देश ले जाकर भारी मुनाफा के साथ बेच सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो पूरी पद्धति थी, जिस तरह से पुर्तगाली लोग जो थे व्यापार कर रहे थे, इसमें उनकी राजा का बहुत बड़ा योगदान था। प्रिंस हेनरी था, उन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है। उन्होंने वैश्वीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और अपने राज्य की या बोल सकते हैं कि अपने देश के जितने भी व्यापारी थे उन्हें यह आदेश दिया था कि वो अब अन्य देशों के साथ व्यापार साधे और उनके साथ अच्छे संबंध बना करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। इसी कारण प्रिंस हेनरी ने एक बढ़ावा दिया जिसका पूरा फ़ायदा बड़े बड़े व्यापारियों ने किया, जिसमें वास्को डी गामा भी एक थे। देखिए जिस तरह वास्को डी गामा और अन्य जो व्यापारी थे जब भारत आए तो उनका जो चौमुखी विकास हुआ, इसे देखते हुए वहाँ के राजा ने अब एक नया तरीका ईजाद किया जिससे वे उन राजाओं पर या उन व्यापारियों पर अपना आधिपत्य रख सके, अपना अधिकार दिखा सके जो भारी मुनाफा के साथ अपना व्यापार पुर्तगाली क्षेत्र में कर रहे थे। जिस तरह से पुर्तगाली व्यापारी को भारी मुनाफा हो रहा था, इस पर प्रिंस हेनरी जो था वो बहुत कड़ी नज़र रखे थे, क्योंकि उसने वैश्विक रूप से व्यापार को साधने का निर्देश दिया था और इस पर ही उसने अब नया तरकीब अपनाया। प्रिंस हेनरी, जिसे द नेविगेटर कहा जाता है, उसने सबसे पहले क्या किया कि वो अब भारत के उन क्षेत्रों पर वायसराय नियुक्त करने लगा जहाँ से बहुत भारी मात्रा में व्यापार जो था पुर्तगालियों का हो रहा था। और वहाँ पर 1505 में अपना पहला वायसराय को नियुक्त किया जिसका नाम अल्मेड़ा था और इसका शासनकाल 1505 से 1509 तक चला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने द ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू कर दिया, अर्थात इस पॉलिसी के तहत हिंद महासागर का जो बड़ा क्षेत्र है वो पुर्तगाली के हाथों में चल गया और यहाँ पर कोई भी अन्य देश का व्यापार नहीं हो सकता था।
इस तरह से उसने अपना अधिपत्य दिखाया। साथ ही साथ इस अधिपत्य के साथ कई बार छोटे राजाओं के साथ अल्मेड़ा का बहुत युद्ध हुआ और बहुत विरोध हुआ, जिस युद्ध और जिस विरोध के कारण अल्मेड़ा को कई बार अपने राज्य से या बोल सकते हैं अपने क्षेत्रों से, छोटे छोटे क्षेत्रों को जो उसने अपने कब्जे में लिया था उससे हाथ धोना पड़ा। इसको देखते हुए पुर्तगाली अब और ज़्यादा बोल सकते हैं सक्रिय भूमिका निभा रहे थे भारत में अपनी राजनीतिक रूप से और व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अबुकर्क जो था वो 1509 में नया वायसराय नियुक्त होता है पुर्तगालियों द्वारा भारत में। अब देखिए अबुकर्क जो था ये बहुत ही शातिर राजा था या बहुत ही शातिर वायसराय था। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले 1510 में एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें बीजापुर के क्षेत्र को जीतना था। इसके कारण बीजापुर के राजा आदिल शाह के साथ इनका सीधा युद्ध होता है, जिसमें इसने गोवा को जीत लिया। गोवा को जीतने के बाद इसने अपना जो मुख्य कार्यकारी क्षेत्र था या मुख्य सेंट्रल पॉइंट या केंद्र बिंदु जो था वो कोची को बनाया और कोचीन को अपना मुख्य केंद्र बिंदु बना करके वहाँ से गोवा पर शासन करने लगा। और ये शासन तंत्र लगभग 1961 तक चला। आप ये जान के हैरान होंगे कि भारत आज़ाद होने के बाद भी 1961 तक जो गोवा था वो पुर्तगालियों के ही हाथ में था। और तब तक मतलब उसने जब बसाया, उसने जब जीता, तो उस समय से लेकर अर्थात 1510 से लेकर के 1961 तक जो पूरा शासन तंत्र था ये किसके हाथ में था? पुर्तगालियों के हाथ में था। लेकिन 1510 से 1515 तक ही यहाँ पर शासन जो था एक तरह से वायसराय अबुकर्क का रहा। उसने यहाँ पर एक नई नीति के साथ अपनी बस्तियों या बोल सकते हैं पुर्तगालियों की बस्तियों को स्थापित किया। और ये जो नई नीति थी यह था वैवाहिक नीति। अर्थात ये क्या कर रहे थे, जितने भी पुर्तगाली सैनिक होते थे या वहाँ के लोग होते थे उन्हें यहाँ की महिलाओं से विवाह करवाते थे और उनकी विवाह कराने के बाद यहाँ पर उनका घर परिवार बसा देते थे। इस तरह से पुर्तगाली जो थे यहाँ के लोकल लोगों से मिलने जुलने लगे और घुल मिल करके अपनी एक नई बस्तियां बसा करके यहाँ के लोगों के विरोध को ख़त्म कर रहे थे। देखिए अबुकर्क ने 3G पद्धति की यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एक नियुक्ति की। यह 3G पद्धति था क्या, पहले वो जान लेते हैं। देखिए गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। गोल्ड अर्थात यहाँ पर वो सोना, चांदी और कई तरह के व्यापार करते थे जिसमें मसाले, कपड़े भी आते थे, तो इससे उनको आर्थिक फायदा हुआ। गॉड अर्थात उसने यहाँ पर सबसे पहले अपने धार्मिक रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार किया, जिसके तहत उसने क्रिश्चियन धर्म को या बोल सकते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगातार अपने जितने भी लोग थे उन्हें यहाँ पर बस्तियाँ बसाने के लिए यहाँ की महिलाओं से विवाह किया। तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने अपने धर्म का प्रचार किया। और ग्लोरी, जब तक वो शासन करते रहें भारत पर या भारत पर जब तक वो रहें तब तक उन्होंने अपने क्षेत्रों में अन्य देश के राजाओं को फटकने भी नहीं दिया था, ना उन्हें व्यापार करने दिया था। तो ये जो 3G पद्धति थी अबुकर्क ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और पूरी तरह इसमें कार्यरत रहा। एक तरह से अबुकर्क के जाने के बाद नीनो डी कुन्हा जो नए वायसराय के रूप में भारत में आते हैं पुर्तगालियों के द्वारा, और यहाँ पर उसने बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव किया। उसने कोचीन से हटा करके राजधानी अपनी गोवा को नियुक्त किया। अर्थात अब पुर्तगालियों की नई राजधानी जो थी वो गोवा हो चुकी थी, यहीं से वो अपना शासन तंत्र चलाते थे। इसी के तहत 1535 में उसने दमन और 1559 में दीव नामक 2 महाद्वीपों पर कब्जा किया और वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों के जो वायसराय थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्य क्षेत्र में अपने प्रगति करते हैं और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार करते हैं। देखिए ऐसा नहीं था कि पुर्तगाली बस यहाँ से कुछ ले करके हैं, उन्होंने कई तरह की किसानी या कृषि पद्धति को यहाँ पर दिया। जैसे भारत में नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए उपकरणों के द्वारा किस तरह से भारत में नए नए सब्जियों को, फलों को उगाया जाए, उसके बारे में भी पुर्तगालियों ने यहाँ के लोगों को सिखाया। उदाहरण के लिए फल, अनाज, गन्ना, मकई, इन सभी की जो बोल सकते हैं कि खेती की पद्धति थी यह पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगाली ही वैसे लोग थे जिसने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का बोल सकते हैं कि स्थापना किया। गुटेनबर्ग द्वारा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना था ये पुर्तगाली द्वारा किया गया था। और इस तरह से जो पुर्तगाली का समय काल था ये काफ़ी सराहनीय रहा और उन लोगों ने बहुत भारी मात्रा में भारत से व्यापार तो किया, लेकिन भारत के एक बोल सकते हैं बहुत बड़े भाग को अपने आधिपत्य में रखा और इस तरह से उन लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि किस तरह पुर्तगाली लोग जो थे वो भारत आए, यहाँ व्यापार किए और भारी मात्रा में मुनाफा कमाया।
आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज, डच और फ्रांस किस तरह से भारत में आते हैं और यहाँ पर अपने शासन तंत्र को चलाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।